रात के तकरीबन 12 बजे थे। मुंबई का एक सुंदर इलाका जहां आसमान में जोरदार बिजली कड़क रही थी। बड़े बड़े बंगलों से पहचाने जाने वाला ये इलाका सन्नाटे से भरा नजर आ रहा था। तभी चौकीदार की नजर बंगले के बाहर बैठे 3 लड़कों पर जाती है। ए, इधर क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। ये कोई फुटपाथ है क्या? बारिश बहुत तेज है, हमारे पास रुकने का ठिकाना नहीं है। ये बंगले में कोई जगह मिलेगी क्या? चौकीदार ने उन लड़कों को घूर कर देखा और अपने दोस्त को फोन लगा दिया। माधव, ये 3 लड़के हैं, बेचारे सड़क पर हैं। तेरा साहब तो 2 महीने के लिए बाहर गया है, क्या इन्हें एक कमरा मिल सकता है? अरे हाँ, मेरे को पता है तेरे बंगले में जगह नहीं है। अच्छा, वो 17 नंबर वाला कमरा दे देना इनको। भले लोग हैं, 1-2 दिन में निकल जाएंगे। ओह अच्छा ठीक है, भेज दे। कुछ देर में तीनों दोस्त उस आलीशान बंगले के सामने खड़े थे। बंगला एकदम सुनसान नजर आता था। उसकी बनावट और खामोशी मानो कुछ कह रही थी, लेकिन रहने की जगह मिलने की खुशी में उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। ओह, ये है कमरा नंबर 17। इसके बाहर नहीं जाने का। यह बंगला रिजॉर्ट होता था पहले, अभी मालिक अकेले इधर रहते हैं। पहली रात सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, विक्रम की नींद अचानक टूट गई। वो एक गहरी नींद जैसी हालत में उठा और बिना कुछ सोचे समझे सीधे बंगले के अंधेरे तहखाने की ओर बढ़ गया। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, उसे एक औरत के सिसकने की आवाज आई। कौन है वहां? सुनील? जॉन? क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अंधेरे से जवाब में सिर्फ रोने की आवाज आई। विक्रम घबराकर वापस अपने कमरे में भागा और अपने दोस्तों को जगाया। अब सुनो, नीचे तहखाने में कोई है। मैंने एक औरत के रोने की आवाज सुनी। सच में वहां कोई है। अरे यार विक्रम, तू पागल हो गया है क्या? हम थके हुए हैं, सोने दे। कोई सपना देखा होगा तूने। हाँ भाई, इस बड़े बंगले में सन्नाटा है, इसलिए तुझे वहम हो रहा है। सो जा, सुबह काम ढूंढने जाना है। इधर कमरे में कहां से तहखाना आएगा? विक्रम चुप हो गया, पर उसे यकीन था कि वो सपना नहीं था। अगली सुबह जब तीनों काम की तलाश में गेट से बाहर निकले, तो एक रहस्यमयी औरत उनके सामने आई। उसने एक लिफाफा विक्रम की ओर बढ़ाया। इसे लो, इस पते पर जाओ, तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। इससे पहले कि विक्रम कुछ पूछता, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो गई। लिफाफे के अंदर आरके इंडस्ट्रीज का पता और एक सिफारिशा पत्र था। तीनों तुरंत उस ऑफिस पहुंचे। वहां के मैनेजर ने जैसे ही वो पत्र देखा, उसके होश उड़ गए। ये नामुमकिन है, इस पर हमारे बॉस के असली हस्ताक्षर है और ये लेटेड हेड तो सिर्फ उनके केबिन में रहता है। तुम लोग बॉस को कैसे जानते हो? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बस हमें काम की जगह दिखाओ। मैनेजर उन्हें ऑफिस का टूर देने लगा, लेकिन अचानक विक्रम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो मैनेजर के पीछे जाने की बजाय सीधे उस केबिन की तरफ मुड़ा जहां प्राइवेट लिखा था। बिना रुके उसने डिजिटल लॉक पर एक पासवर्ड टाइप किया और दरवाजा खुल गया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो पासवर्ड सिर्फ कंपनी के मालिक को पता था। तुम्हें ये पासवर्ड कैसे पता? ये तो सिर्फ बॉस जानते हैं। सब बाहर जाओ, मुझे कुछ काम खत्म करना है। विक्रम ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुनील और जॉन बाहर खड़े होकर हैरान थे कि उनके सीधे साधे दोस्त को ये सब कैसे पता। मुझे लगा था शायद हमें यहाँ नौकरी मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया, लेकिन ये विक्रम को क्या हो गया यार? कुछ घंटों बाद मैनेजर को विदेश से बॉस का फोन आया। बॉस की आवाज में दहशत थी। मैनेजर, मेरे कंप्यूटर सिस्टम से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई मेरी निजी फाइलें एक्सेस कर रहा है। जल्दी उसे रोको, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर सुरक्षा कर्मियों के साथ केबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। अंदर का नजारा डरावना था। विक्रम कुर्सी पर बेसूद पड़ा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। एक ऐसी सच्चाई
जो सालों से दफन थी। जब विक्रम को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। तुमने ये क्या किया? अरे तुमने बॉस की फाइलें लीक कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो गेट पर खड़ा था, मुझे कुछ याद नहीं। आरके इंडस्ट्रीज के उस बंद केबिन के भीतर की हवा अब जम चुकी थी। कमरे के तापमान में अचानक आई गिरावट सामान्य नहीं थी। मैनेजर और सुरक्षा कर्मी जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उनकी चीखें गले में ही फंस गई। केबिन के भीतर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। विक्रम कुर्सी पर बैठा नहीं था, बल्कि उसका शरीर एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था और वो हवा में झूल रहा था। उसके हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की रफ्तार से चल रही थी, जबकि उसकी आंखें पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़कर सफेद हो चुकी थीं। स्क्रीन पर हजारों फाइलें एक साथ खुल और बंद हो रही थी। आरके मल्होत्रा के सालों के काले कारनामे, मानव तस्करी से लेकर हत्याओं तक के सबूत पूरी दुनिया के सर्वर पर अपलोड हो रहे थे। मैनेजर ने जैसे ही विक्रम को छूने की कोशिश की, एक जोरदार बिजली का झटका लगा और पूरा केबिन धुएं से भर गया। अरे इसे पकड़ो, ये सब बर्बाद कर रहा है। ये पासवर्ड, ये तो साहब की मौत का वारंट है। हम सबकी नौकरी जाएगी। ये सब बॉस की प्राइवेट फाइल्स है। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती मैनेजर। कब तक झूठ का पर्दा लगाओगे? अचानक एक तेज धमाका हुआ और सारे कंप्यूटर ब्लास्ट हो गए। विक्रम फर्श पर गिर पड़ा। वो बेहोश नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी जो किसी मानसिक रोगी की होती है। सुनील और जॉन उसे उठाकर बाहर ले आए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका दोस्त अब वो नहीं रहा जो गांव से साथ आया था। बंबई की सड़कों पर चलते हुए विक्रम पागलों की तरह हर ऊंची इमारत को देखकर हाथ जोड़ने लगता और फिर अचानक रोने लगता। सभी दोस्त उसे लेकर वापस कमरा नंबर 17 आने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते जा रहे थे, विक्रम की हालत और बिगड़ने लगी। वो बार बार अपनी जेब से काल्पनिक कागज निकालता और उसे पढ़ने का नाटक करता। वो सीढ़ी पर खड़ी है, उसने लाल साड़ी पहनी है। जॉन, क्या तुमने देखा? उसके पैर उल्टे हैं। विक्रम चुप हो जा, तू हमें डरा रहा है। हम बस अपना सामान उठाएंगे और इस शहर से भाग जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। भाई, ये बंगला, ये कमरा, कुछ तो गड़बड़ है। और वो माधव, वो भी तो गायब है ना। तीनों दोस्त कमरा नंबर 17 पहुंचकर जैसे ही अपना सामान उठाते हैं, दरवाजा धम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। लाख जतन करने के बाद भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब था और एक अजीब सी गंध कमरे में फैली हुई थी। इंतजार करते हुए तीनों की आंख लग जाती है। अचानक रात के 12 बजे जॉन और सुनील की नींद खुलती है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था। बंगले के गेट के पास लगे पेड़ बिना हवा के ही जोर जोर से हिल रहे थे। सुनील, मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़कर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन विक्रम कहाँ है? कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, फिर ये विक्रम कहाँ गया? अचानक जॉन को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने जमीन में कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ आवाज नीचे से आ रहे हैं। ये तो कोई तहखाने का रास्ता है। इसका मतलब विक्रम ठीक बोल रहा था। कांपते हाथों से जॉन ने दरवाजा खोला। अंदर उन्हें एक परछाई नजर आई। कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है? जॉन और सुनील नीचे जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। यह तहखाना नहीं, जैसे किसी का प्राइवेट रूम था, महंगे सामानों से सजा, लेकिन वहीं पर फर्श पर सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, चल यहां से। दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कमरे का दरवाजा खुला है और विक्रम की बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वे टॉर्च लेकर बाहर गार्डन की ओर भागे। वहां का नजारा देखकर उनके खून जम गए। विक्रम गार्डन के एक कोने में घुटनों के बल बैठा था
और अपने नाखूनों से जमीन खोद रहा था। उसके नाखूनों के बीच से मांस फट चुका था और खून मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। विक्रम रुक जा, क्या कर रहा है? तुझे लग जाएगी। उसे भी लगी थी जॉन, वो अंदर है, लेकिन अब वो बाहर आएगी। वो कह रही है उसे ठंड लग रही है। अचानक मिट्टी के नीचे से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। सुनील और जॉन ये देखकर पीछे हटे, लेकिन तभी बंगले का केयरटेकर माधव अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। तुम लोग अब नहीं जा सकते, उसने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। 3 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इस बोझ को मुझसे ले ले। थक गया था हर रात ये नर्क झेलते हुए। इसी कमरे में रहती थी वो। साहब ने उसे मारकर यहां गाड़ दिया था। हम पुलिस को बुलाएंगे, उसे सजा मिलेगी। ओ पुलिस, यहां कोई कानून नहीं चलता। इस बाउंड्री के अंदर सिर्फ मौत का कानून चलता है। तभी विक्रम खड़ा हुआ। उसकी लंबाई सामान्य से ज्यादा लग रही थी और उसकी छाया दीवार पर एक लंबी लड़की की तरह दिख रही थी। उसने एक छलांग लगाई और सीधे जॉन की गर्दन पकड़ ली। जॉन का शरीर हवा में झूलने लगा। सुनील ने बीच बचाव की कोशिश की, पर विक्रम ने उसे एक लात मारी, जिससे वो सीधे दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। मैं अपना हिसाब कर चुकी हूँ। मर चुका है वो मल्होत्रा, लेकिन मेरी प्यास अभी नहीं बुझी। मुझे ये शरीर चाहिए और तुम्हारी गवाही। विक्रम ने जॉन को छोड़ दिया। जॉन जमीन पर गिरकर खांसने लगा। उसने देखा कि विक्रम के पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर समा रही थी। विक्रम का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी कुत्ते की तरह भौंकने लगता। अचानक विक्रम ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और अपने ही चेहरे पर वार करने लगा। निकल, निकल बाहर, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अब तू ही आयशा है और मैं ही विक्रम हूँ। तू कहाँ जा रहा है माधव? पहली गलती तूने तब करी जब मेरा कत्ल होते देख भी पुलिस को नहीं बुलाया, और दूसरी गलती इन लड़कों के लिए कमरा नंबर 17 खोल दिया। मुझे आजाद किया है तूने। अभी तक तो मैं सिर्फ तुझे डराती थी, अब तुझे मिलेगी मौत। विक्रम ने जाकर माधव की गर्दन पकड़ी और उसे ऐसे मरोड़ दिया जैसे कोई मिट्टी का खिलौना हो। विक्रम ने पत्थर से अपने सिर पर इतना जोर से वार किया कि उसकी खोपड़ी फट गई। वो तड़पते हुए उसी गड्ढे में गिर पड़ा जिसे उसने खुद खोदा था। उसकी आखिरी सांसें मिट्टी में मिल गईं। सुनील को जब होश आया तो उसने देखा कि जॉन एक कोने में बैठा दीवार से बातें कर रहा था। अगली सुबह पुलिस और एम्बुलेंस बंगले पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि विक्रम की लाश उस गड्ढे में पड़ी थी, लेकिन चकित करने वाली बात यह थी कि उस गड्ढे में आयशा की कोई पुरानी लाश या हड्डियां नहीं थी। वहां सिर्फ विक्रम की लाश थी। पुलिस के मुताबिक विक्रम ने खुद ही गड्ढा खोदा और मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण खुदकुशी कर ली। जॉन को एक काल कोठरी में रखा गया है। वो पूरी तरह पागल हो चुका है। डॉक्टर उसके पास आते हैं, पर वो किसी को पहचानता नहीं। वो दिन भर फर्श पर अपने नाखूनों से 17 कुरेदता रहता है। जॉन, आज खाना खा लो। देखो, तुम्हारे दोस्त सुनील का पत्र आया है। सुनील? कौन सुनील? मैं तो आयशा हूं। और देखो डॉक्टर साहब, आपने कल रात मुझे मारा क्यों? डॉक्टर पीछे हट गया। जॉन के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मरने से पहले विक्रम के चेहरे पर थी। कमरे का बल्ब अचानक फ्यूज हो गया।
और अंधेरे में जॉन की जगह एक लंबी लड़की की परछाई दीवार पर नाचने लगी। उधर बंबई की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सुनील चल रहा है। वो शहर छोड़कर जा रहा है। अचानक उसे अपनी जेब में एक भारीपन महसूस होता है। वो हाथ डालता है तो उसकी जेब से वही आर.के. इंडस्ट्रीज वाला लिफाफा निकलता है जिस पर अब खून के ताजे धब्बे थे। लिफाफे के पीछे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। सुनील ने पीछे मुड़कर देखा। भीड़ में उसे वही रहस्यमयी औरत दिखाई दी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सुनील की चीख भीड़ के शोर में दब गई।